Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Study Unique। आप सबका हमारे इस चैनल पर खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। आज हमारा मौज़ूए बहस है रिपब्लिक डे। आज की मुनासबत से हमने इस टॉपिक का इंतख़ाब किया, इस टॉपिक को हमने चूज़ किया है। एक शहरी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के लिए अपनी मोहब्बत का इज़हार करें, और फिर वो किसी भी सूरत में हो सकता है। तो आज इस दिन की मुनासबत से हम इस टॉपिक पर बहस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिपब्लिक डे क्या होता है, हम इस दिन को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है ना, इसका आगाज़ कब हुआ था, किसने किया था, और बेसिकली इसके पीछे तारीख़ क्या है। हम इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। बेसिक या बेस हमारी आज क्या होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हम हिंदुस्तान की तारीख़ को नहीं स्टडी करेंगे, आज हम इंडियन हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ ज़िम्नन या फिर बेस बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए एक बेस बनाना ज़रूरी है। इसी वजह से हम बहुत ही मुख्तसर और सरसरी नज़र डालेंगे इंडियन हिस्ट्री पे भी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को, रिपब्लिक डे। तो पहली चीज़ जो है कि हम इस दिन को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम रिपब्लिक डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के पीछे जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम कमेमोरेट करें 26 जनवरी 1950, द डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफ़ेक्ट, है ना। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट किया गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में आया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। इसी वजह से उसी 26 जनवरी की मुनासबत से हम इस दिन को कमेमोरेट करते हैं, इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए अब हम इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। तो वाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? तो वी सेलिब्रेट दिस डे टू कमेमोरेट 26 जनवरी 1950, द डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, केम इनटू इफ़ेक्ट। तो इस वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि इफ़ेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हिस्ट्री रही है, कैसे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में आया, कैसे बना, कैसे इसकी असेंबली बनी, और बेसिकली इसकी क्या हिस्ट्री रही है। मगर इसके लिए हमें हिंदुस्तान की तारीख़ पर एक नज़र डालना ज़रूरी होगा। इस वजह से हम हिंदुस्तान की तारीख़ पर, इंडियन हिस्ट्री पर बहुत ही ब्रीफ में एक नज़र डालेंगे और हम कॉन्स्टिट्यूशन की तारीख़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदुस्तान, हमारा प्यारा भारत, है ना, एक लंबे टाइम से ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर रहा है, ठीक है। और शुरू से ही बहुत सारे लोग तिजारत के गर्ज से ट्रेड करने के लिए हिंदुस्तान आते थे, अरब्स भी आते थे, है ना। एंशियंट टाइम से ही हिंदुस्तान की जो ख़ास करके स्पाइसेस हैं, है ना, जो हिंदुस्तान के मसाले हैं, ये बहुत ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में डिमांड में रही हैं। और यही डिमांड इनको, या फिर हमारे जो कंट्री की स्पाइसेस हैं, उनको खींच लाती थी, उनको अट्रैक्ट करती थी, है ना। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो लोग ट्रेड के लिए आते थे हिंदुस्तान। इसी ट्रेड के लिए सबसे पहला कदम किसने उठाया था? पोर्चुगीज़ ने उठाया था, है ना। ट्रेड के लिए ये आते थे। अब उनमें भी सबसे पहला शख्स कौन आया था? तो 1498 में वास्को डगामा आया था। देखो, इंडियन स्पाइसेस बहुत ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में डिमांड में थी, है ना। और इसी वजह से ये लोग हिंदुस्तान आते थे ताकि यहाँ से वो स्पाइसेस ले जा सकें और वहाँ जाकर के फिर अपने मुल्क में इन स्पाइसेस का मज़ा ले सकें, है ना। इनका जो है वो जायका चख सकें और अपने मीट में, गोश्त वगैरह में वो पका करके खा सकें। तो इसी वजह से ले जाते थे, और कारोबार की गर्ज से भी ये लोग ले जाते थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट हासिल होता था, बहुत ज़्यादा इनको मुनाफा होता था। तो इस वजह से लोग यहाँ आकर के इन चीज़ों को ले जाते थे और फिर अपनी कंट्रीज़ में, अपने ममालिक में, अपने देशों में ये लोग भारी दामों में, भारी कीमत में इनको बेचा करते थे और खूब प्रॉफिट या मुनाफा कमाया करते। जो सबसे पहले कौन आया था? 1498 में वास्को डगामा आया था,
ठीक है। अब इसी तरह से एक इनका सिलसिला जारी रहा कि सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए, फिर जो है डच आए, हम इसको ऐसे जान सकते हैं PDEF, है ना। सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए, फिर जो है डच, फिर जो है इंग्लिश और फिर फ्रेंच। ठीक है, तो पोर्चुगीज़ की तरफ से सबसे पहला शख्स आया था ये वास्को ड गामा 1498 में, फिर डच आए, इंग्लिश आए और फ्रेंच आए। अब हम क्या करेंगे, हम चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं तो इसलिए हम बहुत ही ब्रीफ में देख रहे हैं इन चीज़ों को। हम इन चीज़ों को वैसे हिस्ट्री में NCERT में देखेंगे, तो फ़िलहाल हम देख लेते हैं। तो जब इंग्लिश आए ना, इंग्लिश आए तो फ्रॉम 1600 टू 1757 इंग्लिश ने इंडिया को रूल किया, ठीक है, थ्रू ट्रेड। यानी सिर्फ इनका मेन मोटिव क्या होता था, यहाँ पे ट्रेड करना होता था। ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव ट्रेड करना होता था कि हम ट्रेड करें, खूब जो है मुनाफा हासिल करें। हाँ, मगर होता क्या है, देखो टर्निंग पॉइंट आता है। आफ्टर 1757 दे स्टार्टेड रूलिंग इंडिया थ्रू पावर। और इन्होंने फिर 1757 के बाद अपनी पावर का यूज़ करना शुरू कर दिया, अपनी पावर को एक्सरसाइज करके, है ना, और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत करना शुरू कर दिया। कैसे, देखो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। अब ये सब अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक हैं, अपने आप में अलग टॉपिक हैं, यहाँ पे डिस्कस करना ये मुनासिब नहीं है या फिर पॉसिबल भी नहीं है। तो इसी वजह से हम इनको सेपरेटली देखेंगे। बट यहाँ चूँकि हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं, तो 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होती है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, फिर 1799 में टीपू सुल्तान शहीद होते हैं, है ना। और फिर 1857 में रिवोल्ट, है ना, 1857 की क्रांति। अब 1857 के बाद क्या होता है, 1857 भी किसी तरह से फेल हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब क्यों फेल होता है, नहीं होता है ना, या किस हद तक ये कारगर साबित हुआ था, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक को जब देखेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आफ्टर 1857, अब देखो, हाँ, 1857 से पहले यहाँ पे कंपनी रूल करती थी, यहाँ पे इंडिया में कंपनी रूल करती थी। बट 1857 के बाद क्या होता है, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाता है ना। 1857 के बाद यानी कंपनी रूल जो है अब ख़त्म, अब कंपनी रूल ख़त्म करके डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो जाता है इंडिया में, यानी डायरेक्ट अब ब्रिटिश जो है इंडिया में रूल कर रहा होगा। ठीक, अब इसके बाद फिर कुछ एक्ट्स आए, हम बस देख लेते हैं। 1850 एक्ट 8 का एक्ट आया, फिर 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और फिर फाइनली इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 का। अब 1858 के बाद जब डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया, तो देखो उस वक्त इंडिया जो था, आज की डेट में बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर अपना इंडिया, ये सब क्या था, यूनाइटेड था, है ना, ये सब यूनाइटेड था। अब डायरेक्ट ब्रिटिश रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया, ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा है, रूल कर रहा है इंडिया पर, ठीक है। और इंडिया जो है उस वक्त इसका एक बहुत लार्ज एरिया था, है ना। तो अब होता क्या है, देखो अब यहाँ पे एक चेंज देखने को मिलता है हमें। अब इंडिया के लोग थे बहुत सारे, तो इनकी अलग डिमांड्स हुआ करती थी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अलग होती थी, गवर्नमेंट की डिमांड्स अलग हुआ करती थी, है ना। तो इन सारे पब्लिक के जो क्वेश्चंस हैं, जो इनके डिमांड्स हैं, है ना, ये क्या मांग कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को वो कैसे डील करते, है ना, कैसे डील करते। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने चालाकी की क्या, कि उन्होंने सोचा हमें एक मीडिएटर के तौर पे कोई हमारे पास होना चाहिए, है ना, जो पब्लिक के पास जाएं या फिर पब्लिक जो है पब्लिक के डिमांड्स को वो सुने और फिर वो हमें बताएं और फिर हम ब्रिटिश को यानी कि क्राउन को बता दें, है ना, हम डायरेक्ट ब्रिटिश को बता दें और फिर वो उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी मेकिंग करें। ठीक, इसी वजह से क्या किया इन्होंने, 1985 में आईएनसी को फॉर्म करता है। कौन फॉर्म करता है, अब देखो आईएनसी को फॉर्म किसने किया था, एओ ह्यूम ने किया था। ये कौन था, अंग्रेज था, है ना। तो इसी ने इसने क्या किया था, आईएनसी को फॉर्म किया था। तो इसी वजह से किया था। देखो पब्लिक की अलग अलग डिमांड्स होती थी और कौन जो है इतना लार्ज एरिया था हिंदुस्तान का उस वक्त, तो हर एक के पास जा जा करके उसकी डिमांड तो सुनना पॉसिबल नहीं था, है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अलग होती थी, इनकी अलग होती थी। तो इसी वजह से इन्होंने सोचा कि हम आईएनसी बनाएंगे, आईएनसी फॉर्म करेंगे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसको मीडिएटर के तौर पर हम जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या करें, ताकि ये पब्लिक डिमांड्स को सुने और पब्लिक डिमांड्स को सुनने के बाद फिर वो हमें बताएं और फिर हम उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी मेकिंग करें। इन्होंने बेसिकली मीडिएटर के तौर पे इसको यूज़ करना चाहा। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने ही क्या किया, इनका गठन किया। देखो अंग्रेज़ों ने ही क्या किया, 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया। अब फिर 1914 और 18 में क्या होती है,
जंग, आलमी जंग होती है, पहली वर्ल्ड वार होती है ना, पहली वर्ल्ड वार होती है, तो यहाँ पे थोड़ा अंग्रेज़ जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। फिर 1919 में जलियनवाला बाग मसाकर, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1928 में नेहरू रिपोर्ट। तो ये हमें देखना है यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और हम कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं, तो इसी वजह से हम सिर्फ बाकी चीज़ों को ब्रीफली देख रहे हैं, वो अपने आप में अलग टॉपिक्स हैं। अब देखो नेहरू रिपोर्ट है, तो नेहरू रिपोर्ट को हमें देखना ज़रूरी है। नेहरू रिपोर्ट का अगर हम पहले बैकग्राउंड देखें, तो इससे पहले क्या हुआ था, ये सैलमन कमीशन नहीं, साइमन कमीशन है, ठीक है, ये साइमन कमीशन है। तो साइमन कमीशन आया इंडिया में, और साइमन कमीशन को इंडियंस ने अपोज कर दिया वेहमेंटली। क्यों अपोज किया? क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे वाइट्स थे, सारे के सारे वाइट्स थे। इसी वजह से इंडियंस ने साइमन कमीशन को अपोज कर दिया। अब जब इंडियंस ने साइमन कमीशन को अपोज कर दिया, तो रिजल्टेंटली क्या होता है, नतीजतन क्या होता है, ब्रिटिश जो है ना वो इंडियंस को चैलेंज करता है। क्या? जो इंडियंस लीडर हैं उनको चैलेंज करते हैं। क्या करते हैं कि आप जो है अपने लिए या इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, है ना। उनको क्या लगा, उनको लगा कि इंडियंस जो है ना, इंडियन लीडर्स जो वो कैपेबल नहीं है, वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर सकते, वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने इंडियन लीडर्स को चैलेंज कर दिया। अब इंडियंस ने क्या किया, इंडियन लीडर्स जो थे हमारे, इन्होंने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम जो है अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। समझ रहे हो? साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन को इंडियंस ने क्या किया, अपोज कर दिया। अपोज करने की वजह क्या थी? ये थी कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। नतीजतन क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश ने इंडियंस को चैलेंज कर दिया कि ठीक है, आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, है ना। उन्होंने सोचा कि इंडियंस जो है वो इस काबिल नहीं है, उनमें इतनी लियाकत नहीं है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जो है अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। मगर इंडियंस ने क्या किया, इंडियन लीडर्स ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि हम जो है अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। फिर क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया जाता है। उसके बाद फिर कमेटी बनाई जाती है ना, एक कमेटी बनाई जाती है, और इस कमेटी में मोतीलाल नेहरू को हेड के तौर पर अपॉइंट किया जाता है और जवाहरलाल नेहरू को सेक्रेटरी के तौर पर, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करते हैं ना, है ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट, उसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। एंड दिस वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था इंडियंस के द्वारा, इंडियंस ने सबसे पहला अटेम्प्ट यही किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अब होता क्या है, अब हमारे इंडियन लीडर्स के ही बीच में ना, इंडियन लीडर्स के ही बीच में थोड़ी कशाकश हो जाती है ना, किसी तरह से जो है इनका कंसेंसस नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले हम नेहरू रिपोर्ट के कुछ मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे इन्होंने किन चीज़ों की मांग की थी। एक तो जो प्राइम मोटिव था ना नेहरू रिपोर्ट का, क्या था, डोमिनियन स्टेटस इनको चाहिए था। डोमिनियन स्टेटस की ये मांग कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस यानी कि इनका मतलब ये था कि आप जो है फेडरल गवर्नमेंट क्या करो, फॉर्म कर दो, है ना, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप बना दो, और जो सेंटर है ना, जो सेंटर है उसके पास जो है रेसिडोरी पावर्स होंगी, उसके पास रेसिडोरी पावर्स होंगी, है ना, और बाकी जो है हमारे पास भी पावर होगी, बट वो फेडरल के तौर पर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं कर रहे थे, है ना, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं कर रहे थे, डोमिनेंट स्टेटस मांग रहे थे। तो ये प्राइम मोटिव था। फिर ये बिल ऑफ राइट्स की मांग कर रहे थे, यानी कि जो मैन है, वेमेन है, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, है ना। फिर वही फॉर्मेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की ये डिमांड कर रहे थे। फिर फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की भी डिमांड कर रहे थे, और प्रोविंसेस ऑफ द कंट्री वुड बी अलोंग द लिंग्विस्टिक लाइंस, है ना। अब आप ये बताओ कि वो सबसे पहला स्टेट कौन सा है जो लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था, है ना। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, इन चीज़ों की वो डिमांड कर रहे थे। अब मेन पॉइंट इसमें क्या है कि वो जो है इस टाइम पे यानी नेहरू रिपोर्ट में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग नहीं की गई थी, और यही बाद में जाकर के बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है, यही बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आता है, देखो, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ वॉज द मेन बोन ऑफ कंटेंशन विद द लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ पटेल, है ना। तो इनके बीच में आपस में जो है ना, आपस में बात बन नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि ये डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हैं, और डोमिनियन स्टेटस की भी कैसी मांग, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर, यानी कि वही आप जो है फेडरल गवर्नमेंट तो फॉर्म कर दो, बट सेंट्रल लेवल पे आप ही होगे, यानी कि पूरी की पूरी आज़ादी हमें नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ पटेल,
इन्होंने डिसएग्री किया इससे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। इन्होंने कहा नहीं, हमें पूरी की पूरी आज़ादी चाहिए। अब रिजल्टेंटली क्या होता है, आईएनसी ने अब क्या किया, 1920 में एक रेजोल्यूशन पास किया। अब देखो आईएनसी जो है ना, इसका दिसंबर में, हर साल के दिसंबर में इजलास होता है, इसकी मीटिंग होती है। तो इन्होंने दिसंबर के मंथ में 1929 में रेजोल्यूशन पास कर दिया। इन कोड नहीं है, आईएनसी है। अब आईएनसी ने इंडियंस को क्या किया, इन्होंने इंडियंस से कहा कि आप जो है 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट कर लो, है ना। अब कहा कि आज़ादी हमें कभी मिले, बट जहनी तौर पर हमें, हमारा ये ख्याल होना चाहिए कि हम जो है इनकी ग़ुलामी से अपने आप को आज़ाद कर लें। इसी वजह से इन्होंने क्या कहा, जब आईएनसी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया 1929 में, है ना, तो इन्होंने इंडियंस को कहा कि आप जो है 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट कर लो। और बाद में फिर यही तारीख़ जो है ना बहुत ख़ास हो जाती है, और जो कि आज तक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ना। बाद में इसी डेट में फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्ट में लाया जाता है, फोर्स में लाया जाता है ना। हालांकि उसको अभी देखेंगे बाद में, उसको तो 1949 में ही अडॉप्ट कर लिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन के हमारा तैयार हो जाता है, बट 26 जनवरी को ही उसको इनेक्ट किया जाता है या फिर फोर्स में आता है ये। तो ये कब हुआ था, देखो 1929 में जब रेजोल्यूशन पास किया था आईएनसी ने, है ना। अब 1935 में फिर क्या होता है, जो 1935 का एक्ट पास होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक्ट्स जो है ना, इनको अलग से देखना है हमें। फिर 1939 टू 45 सेकेंड वर्ल्ड वार होती है। अब इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो है ना, इनको जीत हासिल होती है सेकेंड वर्ल्ड वार में। बट अब जो इसके बाद ब्रिटिश में इलेक्शंस होते हैं, तो उन इलेक्शंस में विंस्टन चर्चिल भैया जो है ना, विंस्टन चर्चिल, ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये इलेक्शन में हार जाते हैं। समझ रहा हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई, ब्रिटिशर्स को जीत हो गई, बट इलेक्शंस में विंस्टन चर्चिल जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से होते हैं, इनको हार का सामना करना पड़ता है इलेक्शंस में। और इसके बाद फिर वहाँ पे लेबर पार्टी जीत जाती है। अब जो लेबर पार्टी है ना, इसकी ख़ास बात क्या है कि इसने इंडिया के इंडिपेंडेंस को या फ्रीडम को फेवर किया, लेबर पार्टी ने। इसी के कंसिक्वेंस में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कहाँ पे, इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। अब इस कैबिनेट मिशन प्लान में क्या होता है, इसमें प्रपोजल्स होते हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर ऑफ इंडिया, है ना, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कैसे बनेगा। तो इसमें इन चीज़ों के प्रपोजल्स होते हैं। अब कैबिनेट मिशन प्लान जब इंडिया आता है, तो इसके साथ 3 मेंबर्स आते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 मेंबर्स आते हैं कैबिनेट मिशन प्लान लेकर के। फिर क्या होता है, फिर 1946 9 दिसंबर, यानी कि अब क्या हुआ, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाज़त मिल गई। तो 1946 9 दिसंबर को क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हेल्ड होती है। ठीक, अब इस टाइम पे अगर हम इंडिया के हालात को देखें, इस टाइम पे अगर इंडियन सिनारियो को देखें, तो इसमें क्या था, देखो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब इन स्टेट्स को ना रीजनल या फिर लोकल रूलर रूल कर रहे होते थे, मगर ये किसके अंडर होते थे, ये रीजनल या रूरल, जो लोकल रूरल है ना, रूलर, ये ब्रिटिशर्स के अंडर होते थे, यानी कि उनको टैक्स पे करते थे, और ये अपने स्टेट्स को रूल कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुछ प्रोविंसेस थे जिनको डायरेक्ट ब्रिटिश रूल कर रहा था। अब हुआ क्या कि इन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स को आना था, किस लिए, मीटिंग हेल्ड हो रही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है। तो अब इन सारे स्टेट से और प्रिंसली स्टेट से, प्रोविंसेस से रिप्रेजेंटेटिव्स को आना था। अब इनको कैसे आना था, देखो 10 लाख पॉपुलेशन में एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आना था। कैसे आना था, इलेक्शन के थ्रू आना था। इस तरह से टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स कितने होते हैं, 389। 292 प्रोविंसेस से इलेक्ट होके आते हैं, 93 प्रिंसली स्टेट से, और 4 जो है ना, ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आते हैं। और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस उस वक्त 4 थे, कौन से, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग नहीं, आज के डेट में कर्नाटका है ना, और बलूचिस्तान। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है, देखो अब मुस्लिम लीग, ये तो 2 नेशन थ्योरी दे रही थी ये लीग, है ना, इसको कहाँ मंजूर था ये सब। तो मुस्लिम लीग ने इस मीट को बॉयकॉट कर दिया। अब प्रिंसली स्टेट्स जो थे ना,
ये भी काफ़ी हद तक रिलेक्टेंट थे। क्यों? इनको लगा कि भाई हमारी हुकूमत का क्या होगा, हम जो रूल कर रहे हैं फिर हमारे हाथ से तो सारी पावर्स छीन ली जाएगी। तो ये भी काफ़ी हद तक रिलेक्टेंट थे। अब फर्स्ट मीटिंग में क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अब बुजुर्ग आदमी थे ये, तो इनको प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट कर लिया जाता है। फिर सेकंड मीटिंग होती है, सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर को। फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर को। सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर को। अब इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाकायदा इलेक्शंस के थ्रू क्या होता है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। और डॉक्टर BN राव को फर्स्ट एडवाइज़र के तौर पर अपॉइंट किया जाता है कि आप एडवाइस करें। ठीक है। अब फिर जो है ना, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, इसमें 7 मेंबर्स होते हैं और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर सर हैं इनको चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया जाता है, इनको चेयरमैन बनाया जाता है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ना, अब ये देखो 10,000 पॉपुलेशन में एक रिप्रेजेंटेटिव को आना था, है ना। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर कहाँ से आते थे? बॉम्बे से। अब हुआ क्या, बॉम्बे में ये इलेक्शन हार जाते हैं। जब इलेक्शन हार जाते हैं तो ये बंगाल जाते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब बंगाल जाते हैं, फिर वहाँ से जीत करके ये रिप्रेजेंटेटिव बन करके जाते हैं। ठीक है। तो ये बॉम्बे में हार जाते हैं, बंगाल से जाते हैं। तो सेकंड मीटिंग भी हो गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई और उसमें चेयरमैन बन गए हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब। अब फिर 13 दिसंबर को तीसरी मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देते हैं, है ना। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में प्रियम्बल बन जाता है। ठीक है। थर्ड मीटिंग में यानी 13 दिसंबर को जो मीटिंग हेल्ड होती है उसमें जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देते हैं और यही बाद में प्रियम्बल बन जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो टोटल टाइम जो है ना, इसके फॉर्मेशन ने टोटल टाइम लिया कितना, 2 years 11 months 18 days। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको पूरे का पूरा टाइम लगा इसको। फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, पास कर दिया जाता है असेंबली के द्वारा। कब? 26 November 1949, but came into force on 26 January 1950, which became India's Republic Day। अब समझ आ गया कि रिपब्लिक डे हम क्यों फॉलो करते हैं, है ना। तो वही 26 नवंबर 1949 को तो बनकर तैयार हो गया था, बट इसको फोर्स में कब लाया गया? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि वही जो 1930 या 29 में जब लाहौर सेशन में ये ऐलान किया गया था, इंडियंस को कहा गया था कि आप जो है 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट कर लो, फिर चाहे हमें आज़ादी जब भी मिले, बट एटलीस्ट ये होना चाहिए कि जहनी तौर पर हम अपने आप को इनके ग़ुलामी से आज़ाद कर लें। तो उसी दिन को फॉलो करते हुए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को भी 26 जनवरी को 1950 को जो है ना इनेक्ट किया गया, फोर्स में लाया गया। अब हम प्रियम्बल को देख लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जो प्रियम्बल क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution, है ना। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में ना 4 चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। कौन सी चार चीज़ें? वो 4-5 चीज़ें, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। यानी कि हम भारत के लोग क्या करते हैं, अज़्म बिल जज़्म करते हैं। हम हिंदुस्तान के लोग, है ना, ये कसम खाते हैं, ये अज़्म करते हैं कि हम हिंदुस्तान बनाएंगे, इंडिया बनाएंगे। कैसा इंडिया बनाएंगे, है ना। हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे, ऐसा इंडिया बनाएंगे जो कैसा होगा, सॉवरेन होगा, ख़ुद मुख्तार होगा, जो कैसा होगा, सोशलिस्ट होगा, जो कैसा होगा, सेक्युलर होगा, जो कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा, अवामी होगा, है ना, रिपब्लिक होगा यानी कि जमहूरी होगा। तो हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, ऐसा एक इंडिया बनाएंगे। अब सॉवरेन का क्या मतलब, सोशलिस्ट का क्या मतलब, सेक्युलर का क्या मतलब?
तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंडर थे, ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, उस वक्त सारी जो कानून साजी होती थी, जितने भी यहाँ पे कवानीन बनते थे, पॉलिसीज़ बनती थी, रूल्स बनते थे, लॉज बनते थे, वो कौन बनाते? ब्रिटिशर्स बनाते थे। वो हम पे रूल कर रहे थे, है ना, वो हम पे रूल कर रहे थे, यानी कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता था हम पे। बट अब क्या होगा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हम जो है अब क्या हो गए, अब हम खुद मुख्तार हो गए, यानी कि सॉवरेन हो गए। यानी कि अब जितने भी हमारे मुल्क में कवानीन बनने हैं, जितने भी रूल्स बनने हैं, लॉज बनने हैं, और जो भी आइन बनने हैं, वो सब के सब हम खुद बनाएंगे, हम हिंदुस्तान के लोग बनाएंगे, है ना। अब हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये मतलब होता है क्या, सॉवरेन का, कि हम बरतानिया की हुकूमत से अपने आप को आज़ाद करते हैं और अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करते हैं। हम आज से क्या हो गए, खुद मुख्तार हो गए, है ना, हम सॉवरेन हो गए। हमें किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की अब ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में जो भी आइन बनेगा, जो भी रूल बनेगा, वो हम खुद बनाएंगे, ना कि कोई दूसरा मुल्क बनाएगा, ना कि कोई बाहर से हमारे लिए कानून बनाएगा। अब फिर कैसा हम हिंदुस्तान बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे। अब ये क्या चीज़ है, अब देखो, कुछ कंट्रीज़ कैपिटलिस्ट होते हैं या कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, और कुछ सोशलिज्म को, और कुछ दोनों के मिक्सचर को, मिक्स्ड होते हैं, ठीक। तो सोशलिज्म में क्या होता है, देखो, अब एक मुल्क में कुछ लोग जो हैं, हो सकता है बहुत आगे निकल जाएं, यानी कि फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग हो जाएं, बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएं, और दूसरी तरफ जो है कुछ लोग बहुत ही गरीब बन करके रह जाएं, है ना, उनके पास बेसिक नीड्स भी ना हो, जो बुनियादी उनकी ज़रूरियात हैं वो भी उनकी पूरी ना हो। तो एक ऐसे कंट्री में, सोशलिस्ट कंट्री में क्या होगा, जो लोग आगे निकल जाते हैं, है ना, उनसे टैक्स कलेक्ट करके हम क्या करेंगे, जो लोग पीछे रह जाते हैं, जिनकी बेसिक नीड्स भी फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, तो उनसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो आगे निकल गए, और उनसे टैक्स कलेक्ट करके हम जो पीछे रह गए ना, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे, उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करेंगे, है ना। यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा यहाँ पे, ठीक है। जो पीछे रह गए, हम उनको भी जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो फ़राहम करेंगे, वो उनको बेसिक नीड्स हम देंगे, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। तो ये होता है क्या, सोशलिस्ट का मतलब। अब फिर क्या होगा, फिर सेक्युलर होगा। हमारा इंडिया कैसा होगा, सेक्युलर होगा। क्या मतलब यही है कि इस मुल्क में जो है ना, हर धर्म के लोग रह सकते हैं, फिर चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी हो, वो यहाँ हिंदुस्तान में जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, हिंदुस्तान में रह सकता है, और उसको भी इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, है ना। जिस तरह से हिंदुओं को राइट्स मिलेंगे, मुसलमानों को मिलेंगे, वैसे ही दूसरे धर्म के लोगों को भी इक्वल राइट्स मिलेंगे, और किसी भी तरह से, है ना, रिलीजन के बेस पर उनके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये सेक्युलर है। फिर हम कैसा बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, है ना, हिंदुस्तान को डेमोक्रेटिक बनाएंगे। अब डेमोक्रेटिक का क्या मतलब, अब डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर को इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब यही होगा कि हमारा जो रूलर होगा ना, जो हमारा हुक्मरान होगा, हम पर जो हुकूमत करेगा, हम उसको क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। यानी हम हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हम उसको क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, फिर वो हम पे रूल करेगा। फिर इसी तरह से ये क्या होगा, रिपब्लिक होगा। हिंदुस्तान कैसा होगा, रिपब्लिक होगा। तो रिपब्लिक का क्या मतलब है, एक कंट्री है ना, उसको रन किया जाता है किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। रिपब्लिक का मतलब एक कंट्री है, उसको रन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया है, तो उस कंट्री के लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा उसको फॉर्म किया गया है, उसको बनाया गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से एक मुल्क को चलाया जा रहा है ना, एक मुल्क पर एक कंट्री को रन किया जा रहा है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। अब हिंदुस्तान को देख लो, हिंदुस्तान का जो मुल्क है, हिंदुस्तान जो है, ये किसके द्वारा रन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जा रहा है, इसको रन किया जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है, पब्लिक ने बनाया है, यहाँ के लोगों ने बनाया है ना। और फिर जो रूलर होगा वो क्या होगा, वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब फिर वो रूलर जो है ना, वो रूलर किस तरह से हुकूमत कर रहा है, किस तरह से वो इस कंट्री को चला रहा है ना। अब इसको देखने के लिए फिर एक और ऑर्गन होगा, या फिर ये इसका एक कस्टोडियन होगा, और वो कस्टोडियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट है।
तो हमने हिंदुस्तान बना दिया, कैसा बना दिया, हिंदुस्तान हमारा बन गया, कैसा, सॉवरेन बन गया, सोशलिस्ट बन गया, सेक्युलर बन गया, डेमोक्रेटिक बन गया, रिपब्लिक बन गया। अब क्या होगा, है ना, तो अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। कैसा इंसाफ, है ना, सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, है ना। अब जब हमारा मुल्क जो है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक बन गया, हमें इंसाफ भी यहाँ से मिल गया, है ना, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। और हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें लिबर्टी मिलेगी, किसकी, थॉट की लिबर्टी मिलेगी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी मिलेगी, बिलीफ की लिबर्टी मिलेगी, फेथ की मिलेगी, वर्शिप की मिलेगी, है ना, कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, हम किसी भी धर्म को मान सकें, किसी भी चीज़ को पूज सकें, कैसा भी हमारा फेथ हो, बिलीफ हो, है ना, हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम अपने राइट्स के लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की हमें फिर यहाँ पे आज़ादी भी मिलती है। फिर हमें क्या मिलेगी, फिर इक्वलिटी मिलेगी। इक्वलिटी कैसी, स्टेटस की इक्वलिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी मिलेगी, स्टेटस की इक्वलिटी मिलेगी, यानी कि मेरा वोट और किसी दूसरे धर्म के इंसान का वोट जो है बराबर है। मेरा वोट यानी एक मुसलमान का वोट, एक हिंदू का वोट, दोनों बराबर है ना। उसी तरह से अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी मिलेगी, यानी कि अगर एक हिंदू लड़का सिविल सर्विसेज में बैठ सकता है तो एक मुस्लिम भी बैठ सकता है, एक मुस्लिम बैठ सकता है तो एक सिख भी बैठ सकता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हमें यहाँ पे, इन चीज़ों की इक्वलिटी मिलेगी, है ना। और जब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल गई, है ना, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम प्रोमोट करेंगे, फ्रेटर्निटी को प्रोमोट करेंगे, है ना, भाईचारा को हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे, एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इन चीज़ों को हम एश्योर करेंगे। हम आपस में जो है मुत्तहिद रहेंगे, एक होंगे, यूनिटी को प्रमोट करेंगे, इंटीग्रिटी को हम प्रमोट करेंगे, ठीक है, और आपस में मिलजुल के रहेंगे, है ना, भाई भाई बन करके रहेंगे। तो ये थी कुछ बातें आज के ताल्लुक़ से। एक चीज़ और हम देख लेते हैं, ये जो सोशलिस्ट है ना, और सेक्युलर है, तो ये शुरू से ही इस प्रियम्बल में नहीं थे, ये शुरू से ही नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया, इनको इंदिरा गांधी के टाइम पर 96 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, सोशलिस्ट को, सेक्युलर को और इंटीग्रिटी को। इंटीग्रिटी, हाँ, इनको जो है बाद में ऐड किया गया था। तो ठीक है, होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।